चलो आज हम लोग वो चैप्टर खत्म कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। वो खत्म हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। तो हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स इसका बी रहेंगे। कैसे लगाते हैं? बी लगाते हैं बीजी तो होगा। हाँ तो हाँ हाँ वो काट के हाँ तो वो सेक्शन में है। चलो हम लोग जो चैप्टर आज पढ़ेंगे आज खत्म हो जाएगा नहीं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है। देखो मैंने हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या बता दिया है एप्लीकेशन के बारे में। मैंने कहा था जैसे एग्रीकल्चर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ऐसे हम लोगों ने एग्रीकल्चर में देखे जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने बहुत सारी सीड्स बनाए, प्लांट्स बनाए। इसके बाद हमने देखा जैसे इंश्योरेंस हो गई सब चीज़ें है ना। तो हम लोगों ने बहुत सारे केसेस में देखा, हमने देखा कि बहुत जगह बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है और मुझे लगता है इसके बिना ये सब कुछ क्या था असंभव था। हालांकि मैंने बीटी कॉटन से बात कराया केस में मैंने कहा था एक बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियल सोलेंजेंसिस, उससे हम एक जीन निकालते हैं केराइन। क्या होता है? कौन सा जीन? केराइन। और केराइन जीन क्या बनाता है? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। और जिससे कोई भी इंसेक्ट अगर जाता है तो क्या होता है? उसकी डेथ करती है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर डेथ करती है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उस जीन को किसी भी टाइप से हम प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दें तो प्लांट बन जाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन अगर प्लांट बनाएगा इसका मतलब क्या है? वो प्लांट हो जाएगा
बीटी टाइप का, यानी कि वो प्लांट को अगर कोई भी इफेक्ट आ रहा है तो उसकी क्या हो जाएगी, समझ गए। ये था बीटी वाटर। अच्छा आपको बताओ, मैंने कहा था दो टाइप के, एक होता है कॉटन बॉल और ये क्या था, कॉर्न बोरर, ठीक है। तो कौन से जीन किस टाइप के प्रोटीन आते हैं आपको पता है, एक था कॉर्न बोरर, तो उसके लिए कौन सा होता है, ग्राइफास्ट ए बी, और कॉटन बॉल के लिए कौन होता है, ग्राइफास्ट ए सी, ग्राइफास्ट सेकंड ए बी, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए, क्लियर। और अगर हम बात करें इसके बाद जो सबसे अच्छा मुझे टॉपिक लगा वो लगा पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, जो हमने देखा था एक नेमेटोड होता है जिसका नाम क्या होता है, मिलेटोगाइनी इन ओवरेशिया होता है। तो मैं वही यानी कि मिलेटोगाइनी इन ओवरेशिया की अगर बात करें तो वहाँ पे नेमेटोड को हम कैसे आरएनए टेक्निक के थ्रू उसको बचाते हैं प्लांट को, तो वो क्लियर हुआ। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था हम लोग यहाँ पे जीन साइलेंसिंग क्या होता है, जीन साइलेंसिंग ना, जीन को साइलेंट करना। अच्छी कम कौन है कल हम टेस्ट होगा, कल क्या होगा, ये हमने पहले केवल टेस्ट की कॉपी चेक कराई मान की ना है बताओ। मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था अगर हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की बात करें, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, एक नेमेटोड होता है, कौन सा, मिलेटोगाइनी इन ओवरेशिया, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा, क्या करवाना होता है, जीन साइलेंसिंग, क्या करवाते हैं, जीन साइलेंसिंग करवाते हैं हम लोग, और इस टेक्निक को बोलते हैं आरएनए, क्या बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं टेक्निक को। और मैंने कहा था हम लोग कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था सिंपल सा आपको कि यहाँ पर वो इसका जो इसके अंदर एक जीन होगा, क्या होगा, और वो जीन क्या बना रहा होगा, आरएनए, और आरएनए बन रहा होगा तो क्या बन रही होगी, प्रोटीन। ये तो आपको बताइए ऐसा हो रहा होगा। और आप लोग बताओ अगर ये प्रोटीन ना बने तो ये सर्वाइव नहीं करेगा, और इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रोटीन ना बने तो सर्वाइव नहीं करेगा। इसका मतलब सिंपल सा है, इस प्रोटीन को मुझे नहीं बनने देना है किसी टाइप से। तो मैंने कहा था यहाँ पे हम क्या करेंगे, आरएनए टेक्निक यूज करेंगे, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री आने वाले हैं, क्या वाला है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री आने होगा तो ये हो जाएगा डबल स्पेशल आदमी, क्या समझ आ गई, और डबल स्पेशल आदमी कभी भी चांस ले नहीं सकता। चलो बैठ जाओ, चेयर थोड़ी पीछे लो, तुम्हारे वाले ये देना एक दिना आई थिंक से आएगा बाहर टाइप है, ये क्या कर रहा है, गोली ना लेके आगे से अब नहीं कम हो
12th की है? जी सर 12th की सही है। इंग्लिश में समझ में नहीं आती 170 इसमें ऐसा है बस खाली इतना फायदा है कि मुझे पॉइंट्स ये मिलेंगे, ये फायदा है। वैल्यू होगी ना है ना? सही है। बेटा ये बताओ हम लोग, तो ये समझ गए थे हम लोग बैच एक्सरसाइज प्लान के बारे में समझ गए थे। अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे। अच्छा इसके बाद मैंने बताया था इंसुलिन। इंसुलिन कैसे बनाते हैं? पहले किससे इंसुलिन पहले एक मतलब मैंने कहा था इंसुलिन पहले हम लोग जैसे कैटल हो गए इनके पैनक्रियास निकालते थे, लेकिन उसके बाद क्या कर कैसे परमानेंट रहे ये बायोटेक्नोलॉजी करते, ठीक है। हमने क्या किया फिर चैन ए चैन बी को सेपरेट किया बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करवाया और बना के उसके बाद हमने क्या किया चैन ए और बी को जोड़ दिया, फिर क्या करते हैं फिर सही है। इससे क्या बन गई इंसुलिन। पहला किसने किया था पहली बार? एक कंपनी थी एलिनी, सही है, अमेरिकन कंपनी ने पहली बार किया था। इसके बाद मैंने कहा था जीन थेरेपी। मैंने कहा था अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जैसे यहाँ दिखाया गया 4 नंबर लड़की है जैसे एडीए डेफिशिएंसी है, ठीक है, एडेनोसिन डाइअमाइलेज। ये किस में हेल्प करता है? इम्यूनिटी में, यानी कि लड़की की इम्यून सिस्टम क्या हो रहेगा? बहुत ठीक रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमें परमानेंट क्योर करना है तो हमें क्या करना होगा? जीन थेरेपी। कब? लेकिन एप्रिल स्टेज। हाँ इसके लिए हम वैसे तो अगर हम जैसे मान लो मैंने कहा था बताया था आपको, अगर हमें वैसे बचाना है तो हम क्या करना? हम कहते हैं मीशन से वजन छुपा हुआ। दूसरा हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट में करें, ये डब्ल्यूबीसी को चेंज करें, लेकिन ये पॉसिबल पूरी तरीके से परमानेंट क्योर नहीं है। तो यहाँ ये था हमने यही पढ़ा था। उसके बाद मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या था बेटा? बताओ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होगा? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अगर हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करें तो मैंने बताया था यहाँ देखो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब पता है क्या था? जैसे मैंने कहा था कि अगर हम टेस्ट करवाते हैं जैसे यूरिन टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, तो उसमें क्या हमें अर्ली स्टेज पता लगती है? नहीं, इतनी जल्दी स्टेज में पता नहीं लग पाती है। अगर मुझे पता लगाना है बहुत जल्दी स्टेज में तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इसमें तुम्हारा क्या कहता है? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन, तीसरा आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। समझ गए? ये तीनों आते हैं किसमें? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। सर इसका कार्य क्या दोनों सेम होता है? क्या सर इसका कार्य तीनों का सेम होता है? कार्य? हाँ बेटा कार्य देखो कार्य से भी हम टेस्ट पता लगा रहे हैं, लेकिन मेथड का अलग है। पीसीआर मेथड सही। जैसे हो सकता है कि कुछ चीज ऐसी हो जो पीसीआर से हम पता करते हैं, इससे न पता लगती हो, लेकिन है दोनों टेस्ट ऐसे ही हो। मॉलिक्यूलर मतलब डीएनए को लेकर पता करेंगे, मतलब डीएनए लेवल पे हम चीज देख पकड़ सकते हैं। जैसे मान लो किसी कैंसर है और होने वाला है, होने वाले का मतलब एक कतई कोई सिम्टम भी नहीं उसके अंदर, अगर उसने एक पीसीआर करवाया या एनालाइजर करवाया या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करवाई तो पता लग जाएगा और क्योर अपने आप हो जाता है। समझ गए? लेकिन हमें वैसे कब पता लगता है? जब हो जाता है। समझ गए? और जो अच्छी खासी कंडीशन में बहुत तेज हो जाता है तब हमें पता लगता है कि कैंसर है। समझ गए? तो अगर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेस्ट वैसे हमें करवाना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं होता है टेस्ट करवाना। जैसे आप सोच रहे पीसीआर लेजर करवाएं तो इतना आसान होगा, 100 रुपये में जाएगा, ऐसा नहीं है। इनके लिए महंगे खर्चे होंगे, ठीक है, लेकिन वो करवाना मतलब क्या है? सेफ है, ठीक है, बच सकता है बहुत सारे चीज़ों से। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। अगले आता है हमारा टॉपिक ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या था? सब लोगों का सेट है, ठीक है। अगले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसजेनिक एनिमल। आप लोग मुझे ये बताओ बीच में मौसम चेंज हो रहा है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये देखो ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब होता है जब कोई एनिमल है, क्या है? एनिमल है, उस एनिमल में हमको जीन मैनिपुलेट किया है,
जीन मैनिपुलेट करते हैं और बेटा उसको हम अपने को फायदे के लिए उसको क्या करते हैं, उसका जीनोटाइप करेंगे उसको क्या मिल जाएगा जीनोटाइप। और अगर हम ऐसा कुछ प्रमाण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बोलेंगे ट्रांसजेनिक एलिमेंट। एक जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल समझो, जैसे कोई मैंने जमाया तो वैक्सीन बनाई, जमाया कोई वैक्सीन बनाई। अब बेटा ये वैक्सीन मुझे पहले टेस्टिंग करनी है, भाई किसी ह्यूमन पे तक लगाऊंगा पहले टेस्ट करूंगा उसका। तो टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक एनिमल बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा एनिमल, और उसको अपनी बॉडी में बनाएंगे तब टेस्ट करेंगे, सही है। ऐसे ही हमें कोई ड्रग्स है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है या हमें उसकी टेस्टिंग करनी है, कितना ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है, सही है। कोई डिजीज का कितना ज़्यादा हम क्योर किससे कर सकते हैं, वो सब पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करते हैं। ऐसे ही हमें कोई ड्रग्स कितना नशा ज़्यादा करता है वो चीज़ देखना है, ठीक है, उसका जहर कितना ज़्यादा है, तो भी हम क्या बनाते हैं, ट्रांसजेनिक। ऐसे ही मान लो मुझे कोई अपने लिए फायदेमंद प्रोडक्ट दिए, जैसे मैंने कहा था सब कुछ मानो कि जैसे मैं हमेशा बताता हूँ मदर का मिल्क है, उसमें मान लो एक माता का मिल्क है, उसमें मान लो कोई ऐसा प्रोटीन है जो गाय के दूध में नहीं है। अब बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और बच्चे को माता का दूध नहीं मिल रहा है, वो किसका मिल रहा है, गाय का मिल रहा है। तो हम गाय को ट्रांसजेनिक बना सकते हैं कि जिससे वो दूध किसमें मिलने लगे, वो प्रोटीन किसमें मिलने लगे, गाय के, और जिससे हमें फायदा हो जाएगा। ये सब चीज़ों की अगर हम बात करें स्टडी करने के लिए, हम बोल सकते हैं कि हम लोग एनिमल क्या बनाते हैं, ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक एनिमल हम सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाते हैं। और अगर हमें पता है कि और देखो ये मजबूरी भी हमारी देख रहा है, अगर हम कोई भी ड्रग्स है, कोई भी अगर हमें वैक्सीन है, अगर किसी भी चीज़ की अगर हमें ऐसा स्टडी करना है तो हम क्या करें, ह्यूमन में तो नहीं कर सकते ना। जैसे मान लो कल जैसे कोरोना है, अगर उसकी वैक्सीन लगानी होती तो क्या मैं ह्यूमन टेस्ट कर सकता था, पॉसिबल नहीं था, पहले मुझे किसी एनिमल में करना। तो ट्रांसजेनिक का मतलब मैं समझ गया होगा आप लोग। हम इसके फंक्शन देख लेते हैं, देखो जो ये लिखा है आप लोग सब पे आंसर दिया, आप लोग यहाँ पे आओ जहाँ लिखा है एनिमल्स दैट आर हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। अगर मैं किसी एनिमल में कोई फॉरेन जीन ट्रांसफर करता हूँ, डालता हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया ना उसको। अगली कह रहा है ट्रांसजेनिक रैट हो सकता है, रैबिट, पिग, सी, काऊ एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड आल्दो ओवर 95% ऑफ द ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस। कह रहे सबसे ज्यादा हमने ट्रांसजेनिक बनाया कि कौन बनाया, माइस। कौन बनाया, माइस। ये होता है रैट और ये होता है माइस। आप लोग जो रैट होता है मोटा वाला होता है, बड़ा, और माइस की चीज है छोटी वाली होती है, ठीक है, हां जो छोटे होते हैं। जो माउस होता है वो तो माउस कितने होता है, वो भी अब माउस और माइस एक चीज है। सुनो, रैट और माइस डिफरेंस है। रैट तो होता है इतना बड़ा वाला जो तुम गोदाम में देखा होगा, रैट के होते हैं, और माइस होती है चिड़िया छोटी होती है, उधर वो होती है माइस। समझ गए, पहचानो भाई, छोटा वो माइस से बड़ा हो रहा है। और आप इतनी वैरायटी तो क्या करना चाहिए भाई, कुछ करना है इसके साथ, ठीक है। पहले इसके बारे में और थोड़ा पढ़ने का, मैं क्या बताऊँ, क्या इसमें सेल है नहीं, इसके बारे में समाज में मेढक के बारे में, उसके बारे में पढ़ो, बफर के बारे में, उसके बारे में पढ़ो, चूहे के बारे में पढ़ना है। चलो अब बेटा हम लोग क्यों ट्रांसजेनिक बनाते हैं, ठीक। पहला लिखा हुआ है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। क्या लिखा है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि अगर मुझे ये देखना है कि कोई भी ड्रग्स या कोई भी वैक्सीन या कोई भी चीज उसका फंक्शन कैसा है बॉडी में, उसका डेवलपमेंट से मतलब कैसे हो रहा है, तेज हो रहा है, कमरे से मान लो मैंने ग्रोथ हार्मोन दिया, क्या दिया, ग्रोथ हार्मोन। मैं ऐसा नहीं डायरेक्ट एनिमल पे वो ह्यूमन पे कर दूंगा, कौन करेगा, एक्सपेरिमेंट अपने ना करूंगा, लेकिन मैं किसी एनिमल करके समझ जाऊंगा कि इसका कैसा प्रक्रिया है, और ये एनर्जी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये नुकसान कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो देखो ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। तो कह रहे हम लोग ऐसा एनिमल ट्रांसजेनिक बनाते हैं कि हमें
पता लग जाए कि कैसे कोई जीन होते हैं, क्या होते हैं, रेगुलेट, कैसे होते हैं, रेगुलेट। अगले कह रहा है बेटा एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। और वो जीन्स कैसे बॉडी फंक्शन करना है, उनका डेवलपमेंट कैसा होता है वो सब कह रहा है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट अंडर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडी द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। ये कह रहा है कोई भी फैक्टर हो गया, कोई भी जीन्स हो गया, कैसे हमारी बॉडी में कितना बना रहा है, वो ग्रोथ कैसे करवा रहा है, कैसे रेगुलेट हो रहा है, ये सब की स्टडी अगर हमें करनी होती तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी यानी कि हम क्या बनाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है। दूसरा कह रहा है स्टडी ऑफ डिजीज। क्या कह रहा है बेटा, स्टडी ऑफ डिजीज। जैसे पहला था नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल अगर हम दूसरा बात करें तो क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज। अगर मान लो मुझे किसी डिजीज की स्टडी करनी है तो क्या वो डिजीज में पहले इन्वॉल्व करूंगा, सॉल्व करवा लेगा। तुमसे कहा जाए कि लैब में चलो बैठो तो डिजीज करते हैं, हम स्टडी करेंगे, कैसे करवा लो, तो हम उसके लिए भी क्या बनाते हैं, एनिमल। उस एनिमल को हम डिजीज करते हैं तो हम स्टडी पे कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो ये लिखा हुआ है मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। कोई भी जीन्स हो गया वो कंट्रीब्यूशन कैसे करता है किसी डिजीज को करने के लिए, ये सब कह रहा है। दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज मेड पॉसिबल। और हमने इसीलिए बहुत सारे डिजीज का ट्रीटमेंट को क्या पॉसिबल कर पाए कि हमने पहले उनको क्या किया, स्टडी किया वो अच्छे से। आप लोग बस तो सोचो बेटा, अगर किसी कोई डिजीज हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट इतना आसान होता है, दूर ना है। अगर एक किताब एक के बाद है ये करिए उसको चेंज क्यों देंगे भाई, डिजीज है उसको हम कैसे बचना है उससे कैसे, तो इस सब की स्टडी करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाकर उसको डिजीज करनी पड़ती है और फिर उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक, उसमें हो सकता है कि इन चीजों की डेथ हो जाती है ना। अगर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तीसरा आप देखो यहाँ से मैंने अभी आपको बताया था बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का मतलब क्या है। मैंने आपको ये बताया था, मैंने कहा था अगर जैसे मैं कह रहा था दूध में प्रोटीन चाहिए और वो कहाँ मिले, गाय के दूध में, तो वो हमारे लिए क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है बायोलॉजिकल, तो वही देखो लिखा हुआ है। जैसे कह रहा है मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट आर ऑफ एक्सपेंसिव टू मेक। देखो अगर मान लिया कोई ऐसा प्रोडक्ट है बच्चों, ये देखो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत महंगा है, मिल तो जाएगा हमें 100 रुपये में लेकिन बहुत महंगा है, तो क्या करेंगे, तो हम उसके जीन्स को इंट्रोड्यूस करा के किसी एनिमल पे और क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लो जैसे मुझे वैक्सीन आनी है और वैक्सीन के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए, प्रोटीन। अब मान लो प्रोटीन मिल तो रही है अमेरिका में, लेकिन अमेरिका वाले पता क्या कर रहे हैं, हमें तो 1500 करोड़ तो हम देंगे तुम्हें, अब तुम यहाँ जान जा रही सकती, तुम्हें देना पड़ेगा प्रोटीन। तो कैसा हो गया, हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम किसी भी टाइप से जीन को सर्च कर लेंगे जिससे ये प्रोटीन बन रहा है, हमें एक जीन मिल जाएगा, एक सेल मिल जाएगा, उस सेल से जीन को निकालेंगे, फिर तो हम किसमें डालेंगे, जो हमारे अंदर क्या रहा है, अंदर डालना है, अंदर डाल देंगे, हम लोग सारा प्रोटीन हो जाएगा, समझ रहे हो। ये हमने सुबह में डाल दिया, एक हम 1000 रुपये पैदा करवा देंगे, जैसे बन रहा है प्रोटीन, तो इसका मतलब ये है कि हमें फिर 1 रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा, है ना। ये मान लो ऐसे मैंने कहा बच्चे के लिए, जैसे मान लो बच्चे के लिए माँ का दूध जरूरी होता है, ठीक। अब कोई कहने लगे कि ये ऐसा है, वही प्रोटीन में मिल जाएगी, लेकिन जो एक पाउडर आता है मिल जाता है पाउडर वाला, उसमें मिल जाएगी, लेकिन वो पाउडर कितने का मिलेगा, 70,000 का। आप तुम कहोगे यार दोबारा चाहिए, 70,000 कहाँ से क्या है, लेकिन साइंटिस्ट क्या करेंगे, वो जो प्रोटीन बन रहा है वही गाय में इंट्रोड्यूस करवा देंगे, अब तो फ्री मिल जाएगा, 250 के घर पे कहीं से भी ले आओ 50 रुपये किलो और फिर आप उससे उसे रहेगा। तो ऐसे समझ गए आप, ऐसे करवाते हैं। तो अगले देखो हम कह रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए
और जीन्स विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, कह रहा है यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसेमा, ये किसको ट्रीट करता है? एम्फाइसेमा की होती है ह्यूमन के अंदर उसको। अब ये कह रहा है बेटा सिमिलर ड्रग आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकेटोनुरिया, यानी कि फिनाइलकेटोनुरिया को हम ट्रीट करते हैं एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस को। कह रहा है इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ में क्या बनाई थी? रूची, ये गाय का नाम है रूची, समझ रहे हो? और कह रहा है प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इन दिस मिल्क, जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर मिल्क प्रोटीन था। और कह रहा था मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टा लिमिन, कह रहा है एंड वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज दैट नेचुरल काउ मिल्क। अब ये कह रहा है कि हमने ट्रांसजेनिक काउ क्या बनाई? रूजी। ये कह रहा है कि नॉर्मल गाय का दूध चल पी रहा है, एक रोजी गाय का पी रहा है, तो रोजी गाय में क्या रहता है? लैक्टा में ज्यादा है, इससे बच्चे क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, और ज्यादा न्यूट्रिशन मिलना है इसका मतलब क्या है कि बच्चा ज्यादा अच्छा होगा और बच्चे को मतलब ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी। तो इसका मतलब हमने क्या बनाया यहाँ पे? ट्रांसजेनिक एनिमल। अगर ये नहीं होता जीन एनिमेशन का चक्कर तो कर पाते ऐसा क्या? नहीं। अगले है वैक्सीन सेफ्टी, क्या है बेटा? फोर्थ है वैक्सीन सेफ्टी। यहाँ देखो अभी वैक्सीन सेफ्टी क्या है ये समझ लो। मैंने बता दूं आपको वैक्सीन सेफ्टी का मतलब है जब हम वैक्सीन बनाते हैं और उसको हम स्टडी करते हैं, तो हम किस पे करते हैं? किसी भी एनिमल पे करते हैं और उसके बाद फिर हम ट्राई करते हैं, ठीक है? तो देखो कह रहा है ट्रांसजेनिक माइस चूहा आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी टू वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस पे स्टडी करने से पहले हम क्या करते हैं? वैक्सीन की सेफ्टी मतलब यानी टेस्टिंग करते हैं, और वो किस पे करते हैं? जैसे आप चूहा की क्या कह रहा है ट्रांसजेनिक माइस और बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन, इट्स सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ द वैक्सीन। अभी कह रहा है कि हम जैसे कभी हमने चूहे पे कर लिया, कभी इस पे कर लिया, बंदर पे कर लिया, और ये सब हम क्या करते हैं? वैक्सीन सेफ्टी यानी टेस्टिंग करते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? ट्रांसजेनिक बना के करते हैं। अगले कह रहा है बेटा केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। अभी केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग क्या है? केमिकल सेफ्टी टेस्ट। अब केमिकल इसका मतलब ये है कि हम कोई भी अगर हम ड्रग्स बनाते हैं या कोई भी जहर हो गया कुछ भी मान लो, अगर वो हमारे अंदर कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा, कितना ज़्यादा हमको नुकसान पहुंचाएगा, कितना ज़्यादा हो सकता है वो, उन सब की टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल करते हैं। देखो कह रहे हैं दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक होता है जहरीलापन, और कह रहे हैं सेफ्टी टेस्टिंग द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यूज्ड फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। अगर हमें ड्रग्स की किसी ड्रग्स की टॉक्सिसिटी पता लगानी है तो क्या बनाना पड़ेगा? ट्रांसजेनिक। कह रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन्स व्हिच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस, दे आर नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। और कह रहे हैं दे आर देयर, आप लोग ये समझ पा रहे हो? ये बात सुनो, आप लोगों को लग रहा है कि सर मैं ट्रांसजेनिक की बात कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा हो कि सर हम वैसे भी तो किसी एनिमल को ये कर सकते हैं, बेटा ट्रांसजेनिक का मतलब ये होता है कि समझो बात, जैसे मान लो मुझे किसी डिजीज की स्टडी करनी है, ठीक है, मैं ये कोशिश करूंगा कि वो एनिमल उसके लिए सुटेबल तो हो पहले, ऐसा नहीं करना कि किसी चूहे को ऑर्डर लगा दोगे, उसको चेंज करना उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से हम करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं जैसे मान लो आप गन्ना लगा रहे हैं तो आप खेत को कैसे तैयार करते हो? भाई उसमें कूड़े बनाते हो, कूड़ बोलते हैं उसको, ट्रैक्टर से बनाते हो। अब तुम गेहूं लगा रहे हो तो क्या बनाते हो? तो कैसे खान देते हो? अब आप धान लगाते हो क्या करते हो? मतलब वो ट्रैक्टर से वो धान लगा के क्या करते हैं? कलर करते हैं। ठीक है, आप लोग बताओ, आप लोग अलग इंपॉर्टेंट अलग अलग फसल के लिए अलग अलग खेत तैयार कर रहे हैं, ऐसे मान लो यहाँ पे हमें कुछ भी करने के लिए हमें एनिमल को वैसा ही बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। उसको चेंज कर दिया हमने, उसका जीनोटाइप कर दिया, तब वो हमें हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे ना, तभी तो हमें रिजल्ट मिल पाएंगे, वरना रिजल्ट कैसे मिल जाएंगे? ऐसा नहीं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। समझ में? जैसे मैं धान लगाता हूँ तो मैं बताऊँ कलर करता हूँ खेत में, अगर मैं गेहूँ लगाता हूँ तो नहीं करता हूँ। अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि हर बार में कलर ही करूँगा, गेहूँ लगाऊंगा धान लगाऊंगा, नहीं। समझ गए आप लोग? ऐसे हम लोग यहाँ पे किसी भी टाइप की स्टडी करना है तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं?
ट्रांसजेनिक एनिमल। तो मैंने आपको एक बात बता दी, नॉर्मल फिजियोलॉजी हम करते हैं कि जिनकी तो हम ट्रांसजेनिक बनाते हैं, स्टडी और डिजीज अगर डिजीज की स्टडी करना है तो बनाते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अगर हमको चाहिए तो बनाते हैं, वैक्सीन सेफ्टी और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ये सब हम काम करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। अब एक बात और है बेटा, यार ये देखो, अगर मुझे मान लो जैसे कोरोना की का मुझे डर नहीं है, तो अब वो ऐसा भी नहीं कर सकता कि प्लांट में टेस्ट कर रहा हूँ, उसका टेस्ट तो करना ही नहीं, ऐसा भी नहीं कि मैंने उस बोतल में करूँगा, ये तो नॉन लिविंग कैसे कैसे जाएगा, हमें एनिमल में ही करनी पड़ेगी। अब एनिमल, अब कौन ऐसा कहेगा कि नहीं लाओ मेरे को, और सबको जानते आ रही है, कोई गड़बड़ होगी तो हाँ गड़बड़ हो गया, ये जिसका मतलब क्या करते हैं पहले को हाँ एनिमल करते हैं, ये अथॉरिटी हमें देनी पड़ती है, ऐसा नहीं तो अपने आप करके कर लोगे, कहीं तो लाभ होते ही उनका बैकग्राउंड क्या होगा, नहीं तो कहोगे कि ट्रांसफर होने में नहीं है, ऐसा मतलब ना क्या मतलब। हाँ अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है एथिकल इशू, क्या है एथिकल इशू, ये इसका मतलब हिंदी क्या होता है इसको, नैतिक मुद्दे, कुछ समाज की जिम्मेदारी बनती है। देखो बेटा यहाँ देखो, आप यहाँ पे किताब ये कह रही है एथिकल इशू का मतलब पता है क्या होता है, देखो ये होता है, देखो जैसे आप लोग बताओ क्या आपके पास अथॉरिटी है कि आप कहीं भी किसी भी एनिमल को ट्रांसफर करा दोगे, नहीं, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे थे लाओ डार्विन ने कहा था एक्वायर्ड ट्रांसफर होते हैं, आप कुत्ते की काटे और देखेंगे ट्राई करके क्या होता है, बेटा तो अपने फायदे के लिए किसी एनिमल को चेंज ना कर दोगे, वो नेचुरल जो एनिमल नेचुरल रहेगा, फायदा तुम्हें नहीं है ना, उसे तो फायदा है, वैसे ठीक है। अब सुनो, हाँ बिल्कुल सुनता हूँ, अब देखो तो हमें एक पहली बात तो एक कमेटी बननी है GAC, जहाँ से हमें क्या करनी पड़ती है, हमें अथॉरिटी देनी पड़ती है तब हम किसी को एनिमल को ट्रांसजेनिक बना सकते हैं, पहली बात। दूसरा, एक आपने देखा होगा रिलीज मेथड होता है, जैसे लोगों का मानना होता है कि जैसे मान लो कोई गाय को चेंज कर दे तो तुरंत आ जाएंगे हिंदू जय बजरंगबली है तो लगा कि हाँ जी कैसा कि बोल रहे हो, तो होता है ये तो किसी और को कर रहे हो, हर किसी की आस्था होती है हर किसी के साथ, अगर उसको गड़बड़ कर दिया तो वहाँ ये गड़बड़ कर दी, तो ये भी जिम्मेदारी ठीक है। तीसरा क्या है, जैसे आपको देखा होगा कि एक आपको बताओ जैसे एक मनमानी होती है, जैसे आप लोग सोचो जैसे तो मत तुम्हारे काम से दूसरे आदमी को फर्क मतलब प्रॉब्लम ना हो तो वो काम कर सकते हो, जैसे ऐसा नहीं कि तुम तो एक बहुत अच्छा मोहल्ला है साफ सुथरा और तुम कहो मैं डेली खोलूंगा, सही है, और गोबर जो है वो मैं तो अपनी जिस जगह मेरी मान लिया और तुम कहो कि हाँ मैं तो गोबर इसी जगह डालूंगा क्योंकि मेरी जगह है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, पहले तुम्हें अप्रूवल कराना पड़ेगा, अगर वो देखेंगे कि हाँ तुम्हें वास्तव में डेली खोलने का अधिकार यहाँ पे है तो खोल सकते हो। जैसे अब आप वही बात है ना कि आप लोग ऐसा ना कि अपने जैसे ऐसा गाँव को होता है, जैसे एक घर में बंटवारा हुआ ना तो क्या वो उन्हें अंदर वो नहीं दिया जो चाह रहे थे कि आधा हमें मिले घर, नहीं तो ऐसा लड़ाई हुई उन लोगों में, तो उनने कहा ठीक है लो, अब उन्हें दे दिया, अब ना तो इनका काम होता है ना उनको बनना है। और ये क्या कह रहा था, कह रहा है मैं यहाँ पे मतलब मैं रहूँगा भारी सब बात लेकिन गोबर डालने जाऊँगा क्योंकि ये मैं जगह बनाऊँगा गोबर डालने लियो, अब भाई वहाँ पे हमारा भी घर है बराबर, अब कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे किसी को, महंगी नहीं आएगी और बीमारियाँ बढ़ेंगी किसी से, तो ये होता है क्या होता है कि तुम अधिकारी साहब मेरी फैक्ट्री चल रही है ये ऐसे चल रही है, इसने पहले अप्रूवल कराया है तो चल रही है, मतलब आप लोग उस पर ऑप्शन रख सकते हो कि बिजली में ये पॉल्यूशन करती है, कितने ट्रक से आप चल रहे हैं बताओ कितना नुकसान हो रहा है, हमें जाम लगा रहता है, अंदर बिजली नहीं होना चाहिए वहाँ कर सकते हो आराम से, लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकते, वो क्या करवाया हुआ है वो पूरा करवाया हुआ है, पेटेंट करवाया हुआ है, तब वो चल रहा है, समझ रहे हो। तो समझ गए नैतिक मुद्दा क्या होता है, हालांकि मैंने आपको पहले बताया कि हर एनिमल को बचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है, तो हम पढ़ लेते हैं इसको भी। पहली बात तो यहाँ पे बेटा जो GAC है उसको फटवा करो, GEAC लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये कमेटी जो होती है ये अप्रूव करती है कि आपको इसको ट्रांसजेनिक बना सकते हो, इसको ट्रांसजेनिक नहीं बनाओगे, GEAC। अब अगली बेटा देखो, अब यहाँ पे यही सब बातें लिखी है, जैसे आप कोई प्लांट को
एक हम किसी प्लांट में प्लांट मैंने ला रहा है, एनिमल ला रहा है, कुछ ला रहा है, किसी के आस्था ना जुड़ी हो, किसी को फर्क ना पड़े उस चीज से, तो ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए। तो ये तो होता है हमारी जैसी जिम्मेदारी होती है इन सब की भावना को, आपको पता ही होगा, देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एक दूसरे के पर्सन से आदमी को वो होता है, प्रॉब्लम होता है। अब एक नाम आते हैं यहाँ पे, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बायोपायरेसी क्या होती है, क्या बता रहा हूँ, बायोपायरेसी क्या होती है, और दूसरा एक नाम आएगा यहाँ पे पेटेंट क्या होता है। ये दोनों चीज समझो। एक अगर मैं बायोपायरेसी को वैसे नाम दूँ, इसको हिंदी में बोल सकता हूँ मैं नॉर्मल भाषा में चोरी, और ये पेटेंट क्या होता है, पेटेंट नाम हट जाएगा ना, पेटेंट क्या होता है, जैसे मान लो जिस शूज का नाम है रेड सी शूज है, जूता रेड सी, ठीक। अब आप सोच रहे हो रेड सी बहुत चल रहा है और महंगाई मिलता है, कैंपस मान लो कैंपस बहुत चल रहा है और महंगा भी मिलता है। अब ऐसा करो कैंपस हम भी बना लेंगे, तो सोचो हम अपनी अभी पीलीभीत में घर पे जूते का सामान ला रहा है, फैक्ट्री थोड़ा बहुत जो सामान आता है और कैंपस नाम रख दे रहा है उस जूते का, और खुद चल जाएगा। ऐसा आप लोग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसने कैंपस नाम का करवा दिया है। अब कोई भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कैंपस नाम से कोई भी फैक्ट्री नहीं चल रहा। जैसे ये तो बहुत छोटी बात रहेगी, जैसे बनना तो बेटा एक जो प्रचार में करोड़ों का खर्च करते हैं क्यों करें। जैसे मान लो किसी ने शाहरुख खान को देके 1000 करोड़ का प्रचार करवा के और वो चीज चलने लगी, वो मार्केट होने लगी उसकी, अब तुमको अच्छे आपको मैं ही चलाऊंगा, उसका 1000 करोड़ क्या करेंगे। जैसे मान लो हीरो है, गाड़ी हीरो स्प्लेंडर मान लो, अब स्प्लेंडर वाले ने स्प्लेंडर आपको पेटेंट करवा लिया, अब दुनिया में कोई भी स्प्लेंडर वाली गाड़ी नहीं बना सकता। ये तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, नाम छोड़ो बेटा, कोई भी आदमी वो डिजाइन नहीं बना सकता। जैसे अब आपको बताया कि स्प्लेंडर गाड़ी बहुत चल रही है, अब तुम कहो कि मेरा अधिकार है, मेरे पास पैसा है, मैं स्प्लेंडर के नाम तो नहीं रखूंगा, मैं नाम रखूंगा अपाचे और बनाऊंगा अगर स्प्लेंडर की तरह, वैसा ही लुक वैसा ही ऐसा भी आप नहीं कर सकते। ये भी बहुत बड़ी बात है। और एक बात कहूँगा, अगर कोई जैसे सब कुछ मानो किसी का सेटअप है, जैसे मान के चलो कपिल शर्मा एक कॉमेडी करता है, उसे आपको बताओ कैसे करता है, सामने बैठता है, गेस्ट को इधर बैठाता है और उसके सेम मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ना, जिस टाइप के आप सोचते रहे हम भी बना दे रहे हैं, जैसे हम भी वही वैसी गेस्ट बैठा देंगे और वैसे करके सवाल पूछेंगे, तो वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी शो का क्या है, मतलब किसी की नकल भी नहीं कर सकते आप, नकल छोड़ो, जिस उसकी तरह वीडियो भी नहीं बना सकते। जैसे आपने देखा होगा वो आते हैं यूट्यूब पे, क्या आते हैं, अगर आप सोच रहे हो जैसे जैसे वीडियो मानी मैं बना रहा हूँ, ऐसे सोचिए आप वैसे हम बना देते हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, वही किताबें ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो क्या रहता है कॉपीराइट। तो सोचो इतना भी काम नहीं है, समझ गए आप लोग। तो ये तो होता है पेटेंट करवाना, कि अगर ऐसे किसी ने किसी नाम से पेटेंट करवाया तो उसका हो गया, अब दूसरा उस पर अधिकार नहीं चला सकता। सिंबल, आपने सिंबल देखे होंगे, बहुत सारे सिंबल होते हैं, उनका ही पेटेंट होता है। जैसे अगर किसी ने एक बार सिंबल बना दिया, उससे पेटेंट करवा लिया, तो वो सिंबल आप जैसे कैंपस से वहाँ तो ऐसा होता है, सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। अब ये और दूसरा बात नहीं कर सकता ऐसा, ये सब ठीक है, ये समझ गया आपको। ऐसी नाइकी का कैसा होता है, ऐसा होता है, अब दूसरा नहीं कर सकता। पुमा का वो टाइगर होता है, क्या होता है, भागता हुआ काम, तो दूसरा नहीं कर। हाँ, अलग ये अलग बात है कि पुमा को लूमा करते हैं, तुमको लगे पुमा ही है, ऐसा तो करते हैं बहुत से जो 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 वो होते हैं, जो जंगल में होते हैं और उनको काम उठाना होता है थोड़ा बहुत, तो वो क्या करते थे, पुमा को लूमा कर दिया। देख तुमने देखा बड़ा है पुमा ले रहा है, तो वो इतना प्रैक्टिकल नहीं दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिस्लेरी की आई डाली, बिस्लेरी को बिस्लेरी करके समझ रहे हो। ये आपने देखा होगा, ऐसे देखा होगा, जैसे आपने एक पुमा की चीज है, आपको सबसे महंगी मिलती है हमेशा, आपको क्या रहेगा, 1000 रुपये मिल जाएगा पुमा को, तो अगर लिखा भी होगा पुमा, मान लेता हूँ लिखा होगा पुमा, तो शेर का जैसे मुंह ओरिजिनल में ऐसा रहता है, तो उसने ऐसा कर दिया होगा, आपको लग तो रहा है कि शेर ही है, या उसकी पूंछ खड़ी है वाली शेर है, उसमें बैठी, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस मुझे उनको दिखाना पड़ेगा। अगर सेम रहेगा तो कोई नहीं कर सकता, समझ गए। तो
हाँ लेकिन चुपके से लोग चलाते भी हैं, लेकिन अगर बड़े बड़ी कंपनी वाले पूछते हैं चलो लोकल चला रहे हो कोई करने के लिए, उन्हें अगर पता लग जाए तो उसको बंद करवा सकते हैं और वे ठीक है ये सब। अब आता है उसका नाम बायोप्रेसी। अब आपको समझे ये चोरी क्या होती है? बायोप्रेसी का मतलब होता है कॉपी। बायोप्रेसी का मतलब क्या होता है? बायोप्रेसी का मतलब जैसे मैंने कोई एक ब्रांड बनाया, सही, जैसे मैंने कोई ब्रांड बनाया मैंने कुछ भी खोल लिया वहाँ और मैंने उस कोचिंग का नाम रख दिया साइन, मान लो साइन रख दिया, ठीक है, ऐसे तैयार कर दिया। और मैंने क्या किया, मैंने पेटेंट नहीं करवाया, मैं मतलब आगे चल लेती हूँ, पहले काम बिजनेस चल जाए फिर पेटेंट करवा रहा हूँ। पेटेंट करवाने के बाद आप जीएसटी देनी पड़ती है अच्छी बात, सरकार के तुम उसमें आ गए ना अंडर में, अब तुम जितना कमाओगे उसका 18% दोगे जीएसटी वैसे, और पैसे क्या है नहीं करवाओगे तो आराम काम चलता है। अब होता क्या है, फिर आपको वही सब सुविधा रखनी पड़ेगी जो उनकी मांग होती है कि भाई 2 गेट होने चाहिए, एक आग वाला सिलेंडर होना चाहिए, बच्चे आगे दिखाओ, मतलब पूरा क्या होता है करने का। तो आज तो चुप्पी चला देते हैं, हम सुन लेते हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि साइन नाम से बहुत तेज चल रही है, अब कोई आया नहीं जल्दी से, उसने पहले दिन खोली उठनी करी साइन नाम से, पहले दिन पैक करवा लिया, तो उसे क्या बोलेंगे बायोप्रेसी, चोरी करनी। अब वो तुम पे केस कर सकता है कि उसने क्या करवा लिया, पैकेट करवा लिया, उसने करवा लिया और पहले करवा लिया, समझ गए? जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है बहुत अच्छा, आपको बताया हमारा जो भारत रहा है, भारत वो आपको बताया कि हमारे पास 2000 से ज़्यादा वैरायटी है राइस की, चावल की, और हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश कहते हैं, कृषि प्रधान देश। और सोचो एक चावल का नाम है बासमती, क्या है बासमती, तो हुआ क्या, इंडिया ने पेटेंट नहीं करवाया, इंडिया तो हमारा ही है, उससे पहले यूएस ने करवा दिया, तो अब वो किसका हो गया वैरायटी, यूएस की, ना कि हमारी। हम बेच सकते हैं वो भी तब जब वो अथॉरिटी देगी, बेचते तो हैं हम, और अगर आप बासमती चावल लेने जाओगे तो उसमें यूएस का ट्रेडमार्क लगा होगा, लिखा होगा यूएस का, समझ गए? तो वो हमारी यहाँ की नहीं वैरायटी कहाँ की हुई बात, तो उन्होंने हमारा क्या किया, समझ गए आपको ये क्या होता है? नहीं लेकिन नहीं होगा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन अब तुम कैसे करते हो, तुमसे करवा दिया ना मैंने, अब वो तुम्हारा क्या कर देगा उल्टा, मना कर देगा वापस। अब एक नाम आता है कि हाँ कर सकते हैं, जैसे मान लो एक हमेशा किसी का ब्रांड चल रहा है, वो दूसरा खोल सकता है उस नाम से, लेकिन पहले अथॉरिटी स्कीम चाहिए जिसके नाम पेटेंट है, मतलब वो अपनी अथॉरिटी देके करवा सकता है, ऐसा नहीं। जैसे मान लो महिंद्रा कंपनी है, अब तुम कहो महिंद्रा हम भी बोलेंगे, तो पहले जाओ महिंद्रा जैसे पेटेंट किया हुआ है, उसको उतना परसेंटेज जितना वो चाह रहा है उसकी अथॉरिटी लो तो चला सकते हो, ऐसा नहीं। ऐसे लोग बहुत करते हैं, कोचिंग वाले लोग करते हैं, जैसे ओमेगा कानपुर में भी और बरेली में भी, तो उनने क्या किया, वहाँ से अथॉरिटी लेनी पड़ी और वो उनको परसेंटेज बेचते होंगे चुके थे, ये वाला पैसा तुम्हारा, समझ गए आपको? तो ऐसे करके तो ये कहानी समझ गए, बताओ क्या है, एक बार पढ़ ली बताओ। तो देखो क्या है, देयर इज ग्रोइंग पब्लिक, यहाँ से पढ़ो बेटा, जीएसटी लिखा है, जीएसटी एथी का लिखा है, उसके नीचे लिखा है जीएसटी, मान लो ठीक है। तो जीएसटी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, अप्रूवल, क्या करना पड़ता है, अप्रूवल करना पड़ता है, और कह रहा है विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, यानी कि हमें यहाँ से क्या करना पड़ता है, पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड, अगर कुछ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा एक यहाँ से अप्रूवल करवाना पड़ेगा। अगले देखो क्या कह रहा है, द मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस एज फूड एंड मेडिसिन सोर्स फॉर एग्जांपल हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, there is growing public anger that certain companies are being granted patent for product and technology that make use of the genetic material, plant and other valuable resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region or country। जैसे मान लो किसी ने क्या कर दिया, अपने नाम पेटेंट करवा लिया इस चीज का, अब वो कहने लगे कि नहीं मैं तो ये चीज ये बांग्लादेश की भेजूंगा, तो लोगों को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि भाई उन लोगों को चीज चाहिए और तुम नहीं मिल रहा तो क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये पता चलता है। अब जैसे राइस देखा है, चावल की बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट
फूड ग्रेन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच गोइंग बैक थाउजेंड ऑफ ईयर अगो है। तो एशिया जो है वो एग्रीकल्चर हिस्ट्री का इतिहास रहा है कि हम लोग कैसा होता है कृषि क्रांति का। और कह रहा है एस्टिमेट यहाँ पे लिखा है सॉरी गलती 2 लाख वैरायटी 2 लाख वैरायटी अकेले कहाँ पे हमारी इंडिया में 2 लाख से ऊपर। और कह रहा है बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स हाँ कह रहा है डायवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। और कह रहा है बेटा बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर एंड 27 डॉक्यूमेंट वैरायटी ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। 27 ऐसी बासमती वैरायटी है जो इंडिया में ग्रो कर रही है। लेकिन कह रहा है देखो देयर इज डिफरेंट टू बासमती एंशिएंट टेक्स्ट कह रहा है folklore and poetry as it has been grown for centuries. In 1997 an American company लिखा है got patent right on basmati rice through the US patent and trademark office। तो हमसे पहले किसने पेटेंट करवा लिया अमेरिका ने सही है। और कह रहा है बेटा in the US and award their new variety of basmati had actually been derived from Indian farmer variety। Indian basmati was crossed with semi dwarf variety and claim as an invention or a novelty। The patent extend to functional equivalent implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर पेटेंट अब देखो अब दूसरा देश या कोई दूसरा राज्य ये पेटेंट नहीं कर सकता है दूसरे अमेरिका ने पहले से कर रखा है। सर जैसे पैदावार तो भारत में हो रही मगर ये अथॉरिटी कैसे कि भारत देश में पेटेंट कर बेटा पैदा होना अलग चीज है वो तो हम उगा रहे हैं खाली लेकिन अगर बेचना हो मार्केट में तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा देनी पड़ेगी जैसे अब तुम कहो कि सब मैं अपने लिए कैंपस एक सुनो जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने लिए कैंपस करूँगा खाली अपने लिए वैसे ज़्यादा मैं करूँ नहीं करूँगा कैंपस में लोग कुछ नहीं कहेगा लेकिन बेचोगे जब मार्केट में आओगे तो तुम्हें उसका दिखाना पड़ेगा समझ गए। ये लास्ट से पढ़ना बेटा किसी भी लड़ों में भी आता है पढ़ो चक्कर लगा
लिया हैं? काम है कितना नंबर है? इम्पोर्टेंट काम है। ये बताओ कौन ज़्यादा पढ़ लिया किसी को डाउट? चलो आगे देखो। अगर ये हो गया हो तो आप लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी क्या करेंगे? इकोलॉजी ठीक है। और इकोलॉजी को हम लोग पहले से पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड ट्रेडिशन मतलब होता है अभी का चल रहा है मॉडर्न ठीक। इसका मतलब पता है क्या बेटा? देखो ये क्या करने आ रहा है यहाँ पे चलो पूरा ये क्या करने आ रहा है कि जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास बायोरिसोर्सेज तो है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं दूसरे देशों पर आधार रहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास कच्चा माल क्या है? कच्चा माल तो कच्चा माल जानते हो? जैसे मान लो तुम्हारे पास गन्ना तो है अब तुम्हें यही पता चीज सुना वो फैक्ट्री कहाँ है? अमेरिका में मान लो तो तुम्हें अमेरिका को डिपेंड रहना पड़ेगा तो कच्चा माल ले सकते हो। तो उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज चाहिए। नॉलेज का मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कम है। जैसे आपने देखा बहुत सारे बांग्लादेश हो गए पाकिस्तान हो गए पीछे क्यों है? क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं है ज़्यादा ट्रेडिशनल। जितनी ज़्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज होती है ज़्यादा देश का होता है आगे आता है वो चीज़ होता है ठीक है। देखो लिखा नहीं है मोस्ट ऑफ द डेस्टिनेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे लेकिन उनके पास नॉलेज की कम क्या होगी? कम होगी। तो ये समझ गया बेटा? तो हम लोग इकोलॉजी क्या करें तो आप लोग निकालो इकोलॉजी को। अब बैठ गया अरे तो बताइए बस वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वेस्ट इंडीज हारनी चाहिए तो इंडिया के पंजाब से जहाँ नवासी हार में और यही हुआ वेस्ट इंडीज नवासी के साथ बैठ गया तो इसका मतलब ठीक है अब साउथ में जीत जाए साउथ अफ्रीका जीत जाए तो इंडिया के ऊपर चांस है आगे जाने। फिर इंडिया में साउथ अफ्रीका हारा है वो वेस्ट इंडीज और उधर साउथ अफ्रीका उसको हराते हैं। वहाँ पर मतलब वो एक हो गया है पहला मैच बहुत बड़ा चलो बेटा आप लोग पढ़ते हैं यहाँ चलो आप लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट और इसका नाम क्या है? इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। सबसे पहले मुझे एक और इकोलॉजी का मतलब क्या समझते हो आप लोग? इकोलॉजी क्या है? किन बच्चों को पता है? इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? नहीं हिंदी में तो उसका मतलब बताओ। देखो समझो आप ठीक है। अभी इकोलॉजी का मतलब होता है मैं सिंपल भाषा में बोलूं बायोटिक और एबायोटिक के बीच का रिलेशनशिप जो हम स्टडी करते हैं उसमें करते हैं इकोलॉजी। अभी हम बेटा आपको बताओ जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक तरफ है बायोटिक। बायोटिक मतलब क्या होता है? लिविंग। क्या होता है? लिविंग। लिविंग का मतलब जो भी चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो चाहे डॉग हो हाथी हो बंदर हो कोई भी ठीक है।
यहाँ ए बाई डी का मतलब पता है क्या है? नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग में ये होता है तो मतलब वाइट बोर्ड, तो तुम्हारा वाइट बोर्ड का काम नीचे रहेगा, चल जाएगा, वाइट बोर्ड का काम चल जाएगा। यहाँ नॉन लिविंग में क्या आएगा? यहाँ आएगा जैसे एयर, हवा, ये वाला काम चल जाएगा। इसके बाद तुम्हारा टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ये सब ठीक है। सनलाइट, क्या बताओ इनके वाला काम चल जाएगा? नहीं। हाँ ये बात सही है, मार्कर का काम चल जाएगा। इसका मतलब मार्कर रखते हैं क्या? अब मार्कर ऐसे कितने लोगों ने छुआ भी होगा, मार्कर काम चल जाएगा, लेकिन क्या इनके का काम कर सकता है? नहीं। तो इनके और इनके बीच जो रिलेशनशिप होता है, मतलब इंटरेक्शन होता है आपस में, उसको किस में पढ़ते हैं? हमें इक्वली ये पढ़ना है कि हमारा और केवाईटी फैक्टर का कैसा रिलेशन है, समझे बात? अब इसमें भी जैसे लिविंग में क्या क्या आ जाएगा बेटा, याद रखो। अगर हम लिविंग की बात करें तो इसमें भी आपको पता है 3 टाइप की यहाँ पे चीजें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे, आपको पता है कौन होते हैं? प्रोड्यूसर। कौन होते हैं? धरती पे 3 टाइप के लिविंग टाइप पढ़ेंगे हम। अब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हाथ नहीं होता, मैं तो ऐसे बोलूंगा कि उनका क्या बोल रहे हैं, इन्वायरमेंट। तो कौन होते हैं? पहले प्रोड्यूसर। कौन होते हैं? प्रोड्यूसर का मतलब क्या होते हैं? जो सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं, जैसे प्लांट हो गए, जो भी प्रोसेस करता होगा सबकी कौन किसमें आते हैं? बेटा इसके बाद आते हैं कंज्यूमर। कौन आते हैं? कंज्यूमर हमेशा वो होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, समझ गए? प्लांट को खाते हैं क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। यहाँ देखो यहाँ भी जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एक प्राइमरी कौन होंगे? जो खाएंगे। सेकेंडरी जो खाएंगे, टर्शियरी जो जैसे अब जो भी घास वगैरह खाते हैं धरती में, जो मैं बोलूँ शाकाहारी होते हैं भाषा में, वो हमेशा कौन होते हैं? प्राइमरी। कौन होते हैं? प्राइमरी। अब मैं इस तरह से नाम नहीं लूँगा, मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा जितने प्रोड्यूसर करते हैं वो कौन होते हैं? प्रोड्यूसर, उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? धरती पे जो भी अगर शाकाहारी है तो उसमें आएगा, और ये इसको खाएंगे तो इसका मांसाहारी इसमें, और लास्ट में होते हैं नंबर में होते हैं डिकम्पोजर। कौन होते हैं? जो सब कुछ डिकम्पोज करते हैं। इनका देखो, इनका और इनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन होता है, उसे बोलते हैं हम लोग इकोलॉजी, संबंध। और इनका आपस में संबंध होता है कि आप लोग बताओ, आप लोग इनके अंदर घूमते हुए नहीं, हम लोग कहाँ थे? टॉप पे आते हैं। तो बीच में भी जो आ रहा है क्या इनको सवाल कर रहा नहीं, फूड चेन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फूड चेन। ये सब जो ड्रामा हम पढ़ेंगे पूरा कैसे पढ़ेंगे? इकोलॉजी। इकोलॉजी हम लोग यही समझेंगे, ठीक है? तो फिर लिखना है आज को ओके स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर डिटेल कर दीजिए।
हमारा जो यहाँ पे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फैट पॉपुलेशन। क्या पढ़ेंगे? यहाँ हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एक क्या बात क्या कह रहा है? सच बोलो। क्या देखो हमारा बेटे अभी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो है ऑर्गेनिक एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ऑर्गेनिक इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एंड पॉपुलेशन, मतलब है पॉपुलेशन के बारे में और ऑर्गेनिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले से समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। एक जैसे मैंने बताया था आपको सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल जो बना है, ऑर्गन बना, ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना, और इसके बाद क्या हो गई पूरी बॉडी बनी। ऐसे ही इकोलॉजिकल भी क्या हुआ है, ऑर्गेनिज्म का। कैसे देखो ये समझते हैं। जैसे आपको स्टार्टिंग में जैसे मान लो पहले क्या आता है, सेल आता है, क्या आता है सेल, और जब ये आपस में मिलती है तो क्या होता है टिश्यू। इसके बाद अगर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और आपको पता है इसके बाद क्या बन जाएगी, एक बॉडी बन जाएगी। या मैं बोलता हूँ उसको एक इंडिविजुअल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंडिविजुअल का मतलब पता है क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब होता है सेम, जैसे हम सब लोग क्या है अपने अपने आप में एक इंडिविजुअल है। ठीक है, और जब इंडिविजुअल मिलते हैं तो पता है क्या होता है, पॉपुलेशन। क्या होती है? पॉपुलेशन। अब जैसे मोदी जी कहते हैं कि 40 करोड़ लोग, तो ऐसा ना कि सबको ऐड करते हैं, डॉग ये सबको ऐड करना है, खाली एकदम को ऐड करना है, इसका मतलब ये क्या होगी पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन मिलती है क्या बनता है? कम्युनिटी। समुदाय। और जब कम्युनिटी मिलती है क्या बनता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। सही है? और इकोसिस्टम मिलता है तो बनता है बायोम। और जब बायो मिलता है तो फुल शक्ति होता है, यानी बायो। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हुआ है, मतलब पहले सेल, फिर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, मिलते हैं पॉपुलेशन बनता है, मिलते हैं कम्युनिटी बनता है, मिलते हैं इकोसिस्टम बनता है, और इकोसिस्टम मिलता है तो क्या बनता है बायो, और बायो मिलते हैं तो क्या बनता है बायो। यानी कि पूरा बायो। पहले आपको ये नोट करो, इसके बाद चल ठीक है। देखो देख रहे हो
कम्युनिटी का मतलब पता है क्या होता है? जब डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ रहते हैं, जैसे एक सुनो, जैसे अभी आप लोग यहाँ मोहल्ले में रह रहे हो, तो क्या खाली यहाँ पे रह रहे हो? बाहर डॉगी रह रहे हो, मक्खी भी रह रही होगी, मच्छर भी रह रहा होगा, सही है? एलिफेंट तो नहीं होंगे, हॉर्स भी रह सकते हैं। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। क्या बनाते हैं? और एक बात और ध्यान रखना, कम्युनिटी में अगर कोई भी पॉपुलेशन है तो कुछ ना कुछ तो उसका रोल भी होगा, वरना क्यों रहते? और जब कम्युनिटी की सारी मिल जाती है क्या बन जाता है? इकोसिस्टम। अब आपको लग रहा होगा इकोसिस्टम क्या है? देखो, इकोसिस्टम का मतलब होता है, जैसे मान लो पॉन्ड इकोसिस्टम है, कैसा है? पॉन्ड, तालाब। तालाब क्या है? इकोसिस्टम है। वहां आपको बहुत सारी कम्युनिटी मिल जाएगी। इकोसिस्टम हमेशा फंक्शन होना चाहिए। जैसे मान लो अगर इकोसिस्टम एक छोटा सा हिसाब के खेल होगा, छोटा सा, वो भी एक क्या है? इकोसिस्टम है। जैसे अगर मैं सिंपल बात बताऊं आपको, जैसे मान लो आप सर यहाँ पे गेट बंद कर दे रहे हैं और 5-6 लोग यहाँ पे इकोसिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, तुम सर्वाइव कर लो क्या? नहीं कर पाओगे। तुम खाना कहाँ से खाओगे? फिर अगर डेथ हुई, डिकम्पोज कैसे होगा आपके? इकोसिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे जो इकोसिस्टम सर्वाइवल हो। सर्वाइवल का मतलब होता है जैसे एक तालाब में, क्या तालाब में कभी गए खाना नहीं गए? नहीं ना? क्या कभी तुमने सोचा कि तो मेढक मर गया है, हटा दो आपने, मतलब गंदगी फैल जाएगी? नहीं ना? क्या वहाँ पे किसी भी स्पीशीज ने कभी कुछ बाहर से न्यूट्रिएंट मांगे? नहीं, वो अपना फूड से फूड पे जो जितना भी चल रहा है सब कहाँ चला रहा है? अपने आप से। तो वो क्या बन गया? इकोसिस्टम बन गया। अब जब कई सारे इकोसिस्टम मिल जाते हैं तो बनता है बायो। ये बायो का मतलब समझ लो। जैसे अगर मैं कहूँ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है बहुत सारे। अब आपको बताओ, अगर मैं दूसरे कंपेयर करूँ, जैसे ठीक है, जैसे एक मरुस्थल जहाँ रेत होती है, तो मरुस्थल और ये वाला ये क्या होगा? बायो अलग। अब आप लोग बताओ, इधर वाले जो है और रेगिस्तान है, रेगिस्तान में बहुत सारे टाइप के सिस्टम होंगे। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे टाइप के सिस्टम है भाई, एक तालाब का हो गया, ऐसे एक नदी का हो गया, एक हम दे कमाल धान के खेत हो गया, तो ये सब क्या है? इकोसिस्टम। लेकिन बायो तो एक ही है सब, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट सब एक ही है, तो ये क्या हो गया? बायो। अब डिफरेंट बायो कैसे होगा? अब चले जाओ रेगिस्तान में, वहाँ तुम्हें यहाँ के इकोसिस्टम एक नहीं मिलेगा, वहाँ सारे इकोसिस्टम क्या होंगे? चेंज, क्योंकि वहाँ एक कम्युनिटी क्या होंगी? चेंज। अब चले जाओ पहाड़ों में, तो वहाँ का बायो क्या हो गया? अलग। समझ गए? ये होता है बायो, और सब ये मिलते हैं तो क्या बन जाता है? पूरा बायो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे करके बनता है बायोस्फीयर, और हम लोग यहाँ पे एक पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे ये बहुत इन्होंने कुछ एक पॉपुलेशन से पहले कुछ पैरा लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं हम लोग क्या लिखे हुए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं चिड़िया चहका, ये सब वो, ठीक है। ये यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, चिड़िया गाती नहीं है ना, तो ये कहता है कितना अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है, कितना अच्छा लगता है ना यहाँ पे। लेकिन ये कैसे बना, कैसे डेवलप हुआ, क्यों? जैसे हम लोग वीडियो को देखते हुए अच्छा लगता है ना, तो ऐसे में हो सकता हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई स्पीशीज, हर एक स्पीशीज पर क्या रहती है? डिपेंड। यानी कि प्लांट तक अगर इंसेक्ट ना होंगे तो क्या नहीं होगा? पॉलिनेशन। क्या नहीं होगा? और पॉलिनेशन नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? कि वो भी सर्वाइव प्लांट तक कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे? ठीक है। और मैंने आपको बताया कोई भी इकोसिस्टम में हर स्पीशीज का क्या होता है? एक रोल होता है। तो आप लोग यहाँ तो यही सब लिखा हुआ है। अगले आता है पॉपुलेशन। क्या आता है? जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? पॉपुलेशन। आप लोग देख रहे हैं ना? और यहाँ पहले हेडिंग पड़ा हुआ है पॉपुलेशन एक्टिविटी। सबसे पहले मुझे बताओ, आपको बताओ पॉपुलेशन सब ये तो समझना है। दूसरा समझो कि इसके बढ़ने के कारण क्या है? पॉपुलेशन से इंडिया बढ़ रही है, तुरंत बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के क्या कारण है? अरे तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पॉपुलेशन बढ़ने का जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? सर अशिक्षित होने का सबसे पहला। अशिक्षित, चलो और तुम बताओ क्या पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है? जनसंख्या हमारी दुनिया बढ़ रही है, भारत की क्यों बढ़ रही है? अरे तुम लोग अभी तक यही समझ नहीं आएगा जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मतलब जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? तो हिंदी बोल रहा हूँ, तुमने अभी तक कोई ऐसा जनसंख्या में कुछ नहीं लिखा है?
लिखा होगा जो अगर मैं इस टॉपिक को लेकर बात करूं तो ये हो सकता है जन्म दर एक है, एक टोटल होता है मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट, सुना है। और दूसरा एग्जाम पढ़ा होगा आपने इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन, सुना है। लोगों का जाना और लोगों का आना, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है जनसंख्या कितनी रहेगी। अब मान लो बर्थ रेट है, अगर किसी भी देश का बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट क्या है कम, तो बताओ कौन सा बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। यानी कि जिस देश का बर्थ रेट क्या होगा ज्यादा, जिसे बोलते हैं नेटिविटी, ठीक है, और डेथ रेट क्या बोलते हैं मोर्टेलिटी। अब अगर हम वैसे कारण से क्यों बढ़ रही है, तो जैसे पहला इसे क्या है यानी कि अभी तक कैसे थे लोग आसिफ थे, तो उन्हें नहीं पता था कि इनकी क्या बढ़ने के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा रीजन था ना। ऐसे हम दूसरी बात करें तो यहाँ का वेदर मौसम बहुत अच्छा है, इसमें हर एक स्पीशीज अपने आप सर्वाइव कर लेती है, इसलिए जनसंख्या बढ़ती है। तीसरा, पहले के दिन ये बताया जाता है कम एज में शादी हो जाता, ये भी रीजन था एक। जैसे आपके फादर की ऐसी 13-14 साल की एज में शादी है ना, नहीं इससे पहले हुई नहीं फिर भी नहीं पहले जल्दी जाती थी। आपको सुना हो सकता है ना भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर पहले 14 साल की बता रही शादी ये भी रीजन है। अब साथ जल्दी होगी तो क्या करें, अच्छी करना है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ तो और एक रीजन ये भी था कि पहले के लोग पहले के लोग पुराने विश्वासों से ख्याल रखते थे, जैसे एक लड़का होना बहुत जरूरी है ऐसा मानते थे, वरना क्या बोलते हैं वंश से जाएगा, है ना, ऐसा मानते थे। लेकिन अब कोई बात नहीं इस चीज का, पहले के लोग ऐसा मानते थे कि लड़का नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लड़की चाहे कितनी हो जाए तो वो एक लड़का करके ना मिल रहा है ना, एक लड़का हो जाएगा अब मैंने देख लिया। लेकिन आज क्या समझ कर रहे हैं हम लोग, एक बच्चा ही रहेगा, लड़का हो गया है लड़की, तो ये सारे कारण जो है ये सभी किसके कारण है, जनसंख्या बढ़ने के। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे जन्म दर और मृत्यु दर, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट। अब आप लोग बताओ हम बर्थ रेट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कोई तालाब है, क्या है, देखो एक नाम आता है, मैं समझूंगा, एक होता है बर्थ रेट, एक होता है डेथ रेट। क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं नेटिविटी और इसको बोलते हैं मोर्टेलिटी। एक आपने नाम सुना होगा इमिग्रेशन, सुना है, और एक सुना होगा इमाइग्रेशन, समझ रहे हो। बर्थ रेट समझते हो, बर्थ रेट जन्म दर, और इसका मतलब क्या होता है। आप लोग बताओ अगर कोई एरिया है वहाँ ये वाला ज्यादा कोई वाला कम, जनसंख्या बढ़ेगी, अगर ये वाला ज्यादा ये वाला कम बढ़ेगी, समझ गए। दूसरा इमिग्रेशन का मतलब होता है आना, जैसे पीलीभीत है, पीलीभीत एक एरिया है, जिला है, और पीलीभीत में अगर इमिग्रेशन ज्यादा हो रहा है तो आप लोग बताओ पीलीभीत जनसंख्या बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी, क्योंकि लोग गाँव शहर में आ रहे हैं तो पीलीभीत सिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पीलीभीत हर एक शहर बढ़ रहा है। और इमाइग्रेशन होता है वहां से जाना, अगर लोग जाएंगे, यही बात समझना आप लोग, एक गांव को शहर मान सकते हो, तो गांव में ज्यादा क्या है इमाइग्रेशन, और शहर में क्या आता है इमिग्रेशन। आपने देखा होगा गांव में बहुत लोग कम रहने लगे, मतलब नए गांव मिलते नहीं, कोई उद्योग करिए, कोई हरियाणा के गया है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, और गांव में लोगों की कमी है, ठीक है, और लेकिन शहर में ज्यादा लगातार एरिया बढ़ रहा है। तो इसका मतलब गांव ऐसे बर्थ रेट जैसे लोग सेम रहता है। तो ये समझिए आप लोग क्या कैसे अब बर्थ रेट निकालते कैसे। जैसे मान लो कोई तालाब है, सही, उसमें एक तालाब मान लेते हैं, एक एरिया मान लो, जैसे यहाँ पे बच्चे हैं, आप लोग बताओ अगर यहाँ पे अभी कितने बच्चे हैं,
20 है, मान लो कितने 20, और यहाँ पे 8 बच्चे और आ गए, कितने हो गए 28। मुझे बर्थ रेट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा बताओ, जो इनिशियल थे और टोटल जितने हो गए उसको डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा वो क्या आएगा बर्थ रेट कि पर इंडिविजुअल पे कितना हुआ है। समझे बात? समझे? तो बेटा ऐसे क्या हम लोग करते हैं, और बर्थडे ऐसे निकालते हैं डेथ रेट, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, अगर हम ऐसे निकालना है बर्थडे निकालना है, एक पहले कितने 20 थे, न्यू कितने आ गए 8, इन्होंने प्लांट का जब समझा, ठीक है, तो हम क्या करें, नए जितने आए कितने में आए 20 में, कर दो मल्टीप्लाई, 0.4 आ जाएगा, यानी कि 1% में कितना जन्म कर रहा है 0.4। ऐसे हम निकालते हैं 1000 लोगों को, कितना निकालते हैं 1000 लोग, हम मान करते हैं 1000 लोगों पे कितना है, सही, मतलब 20 पे 8 आए, 20 थे और नए कितने आए 8, समझ गए, तो 8 में यूज कर देंगे, और आपको बताओ ये कितना आएगा 0.4, अगर हम 100 से परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दो, समझ गए, तो परसेंटेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2 पंजे 10 8 पंजे 4, समझ गए, तो 1000 लोगों में कितने बढ़ रहे हैं 400, समझ गए, ये है इसका बर्थ रेट। तो ऐसे निकालते हैं बर्थ रेट, ऐसे निकालते हैं डेथ रेट, समझ गए, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक, पहले आप लोग थोड़ा सा ये ऊपर का क्वेश्चन है फॉलो कर देते हैं, क्या एनसीईआरटी में कोई बात नहीं, इंटेंसिटी का मतलब होता है, जैसे कहते हैं लाइट इंटेंसिटी, मान लो जैसे नाम होता है लाइट इंटेंसिटी, कितना ज़्यादा, जैसे लाइट अगर मान लो 20 है, मतलब उसका 20 रीजन पे तो वो इंटेंसिटी होगी 30 40, कितना ज़्यादा है, जैसे देखो, जैसे लाइट इंटेंसिटी कह रहे नहीं, लाइट भी तेज है, जैसा भी वो देखो शुरू है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या है अभी कम, अभी दोपहर में अगर 12 बजे बजता होता तो ये क्या होता, बहुत तेज लाइट होता, तो स्पीड नहीं कर सकते, इंटेंसिटी और परिमाण एक देखो, ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ये लाइट अभी जब देखना होगा बहुत कम है ना, तो मैं कहूँगा लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कम है, अभी दोपहर होता 12 बजे होते तो ये लाइट बहुत तेज होती है, तो मैं क्या करता कि इंटेंसिटी का ज़्यादा, वैसे मुझे एक बात कहाँ लिखा है, मैं इसका उस किताब में कहाँ पे,
कॉर्पोरेट क्या कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट